कभी करोड़ों नहीं, अरबों रुपए का खेल खेलने वाले विजय माल्या आज भारत का सबसे बड़ा भगोड़ा है। एसबीआई समेत 13 बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए लेकर देश छोड़ चुके इस कारोबारी की शुरुआत जितनी शानदार रही, बर्बादी की कहानी भी उतनी ही फिल्मी है। एक समय था जब भारत में बिजनेस की दुनिया में एक ऐसा नाम गूंजता था जिसे लोग किंग ऑफ गुड टाइम्स कहते थे। वो शख्स था विजय माल्या। उसके पास पैसा था, शोहरत थी, आलीशान बंगले थे, प्राइवेट जेट थे और सबसे बड़ी बात एक ऐसा स्टाइल जो हर किसी को आकर्षित करता था। लेकिन किसे पता था कि यही आदमी एक दिन भारत छोड़कर भाग जाएगा और उसके पीछे देश के करोड़ों रुपए रह जाएंगे। विजय माल्या का जन्म 18 दिसंबर 1955 को हुआ था। उनके पिता विट्ठल माल्या एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और यूनाइटेड ब्रूवेरीज ग्रुप यूबी ग्रुप के चेयरमैन थे, वही कंपनी जिसने किंगफिशर बियर को भारत में मशहूर बनाया। विजय माल्या बचपन से ही लग्जरी जिंदगी में पले बढ़े। अच्छी पढ़ाई, शानदार स्कूल और पिता के बिजनेस माहौल ने उन्हें जल्दी ही सिखा दिया कि पैसा कैसे चलता है। उन्होंने कोलकाता के ला मार्टिनियर स्कूल से पढ़ाई की और फिर सेंट एक्सवेयर्स कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। बचपन से ही उन्हें बिजनेस में दिलचस्पी थी। जहां बाकी बच्चे क्रिकेट खेलते थे, वहीं विजय अपने पिता की मीटिंग्स में बैठकर बिजनेस के तरीके समझते थे। साल 1983 में विजय के पिता का निधन हो गया। उस वक्त विजय सिर्फ 28 साल के थे, लेकिन इतनी छोटी उम्र में उन्होंने अपने पिता की जगह यूनाइटेड ब्रूवेरीज ग्रुप के चेयरमैन का पद संभाल लिया। बहुत से लोग सोचते थे कि क्या यह लड़का इतने बड़े ग्रुप को संभाल पाएगा, लेकिन विजय ने सबको चौंका दिया। उन्होंने कंपनी के शराब वाले बिजनेस को सिर्फ एक ड्रिंक कंपनी नहीं रहने दिया, बल्कि उसे लग्जरी ब्रांड में बदल दिया। उन्होंने अपने प्रोडक्ट किंगफिशर बियर को ऐसा नाम बना दिया जो आज भी लोग पहचानते हैं। विज्ञापन में खूबसूरत मॉडल्स, रंगीन पार्टी सीन और ग्लैमरस शूट, सब कुछ ऐसा था जैसा भारत ने पहले कभी नहीं देखा था। विजय माल्या ने किंगफिशर बियर को एक लाइफस्टाइल बना दिया। उन्होंने कहा था, मैं सिर्फ बियर नहीं बेच रहा, मैं लोगों को एक एक्सपीरियंस बेच रहा हूं। फिर उन्होंने इसी नाम से किंगफिशर कैलेंडर शुरू किया, जिसमें देश की टॉप मॉडल्स शामिल होती थीं। हर साल उस कैलेंडर का इंतजार वैसा ही किया जाता था जैसे किसी फिल्म रिलीज का। यहीं से विजय माल्या ने एक नया इमेज बना लिया। वो अब सिर्फ बिजनेसमैन नहीं, बल्कि स्टाइल और लग्जरी का प्रतीक बन चुके थे। माल्या सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने स्पोर्ट्स में भी कदम रखा। वो रेसिंग और क्रिकेट दोनों से बेहद प्यार करते थे। उन्होंने फॉर्मूला 1 रेसिंग टीम फोर्स इंडिया खरीदी और बाद में आईपीएल की टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आरसीबी भी लॉन्च की। आरसीबी का मालिकाना हक मिलते ही विजय माल्या ने क्रिकेट को भी ग्लैमर से जोड़ दिया। टीम की पार्टीज, यूनिफॉर्म, ब्रांडिंग, सब कुछ प्रीमियम लुक देता था। वो खुद आरसीबी के हर मैच में रेड सूट पहनकर जश्न मनाते नजर आते। बिजनेस में विजय माल्या का सबसे बड़ा सपना था एक ऐसी एयरलाइन बनाना जिसमें लोग खुद को रॉयल गेस्ट महसूस करें। साल 2005 में उन्होंने लॉन्च की किंगफिशर एयरलाइंस, एक ऐसी एयरलाइन जो बाकी एयरलाइन से बिल्कुल अलग थी। जहां दूसरी कंपनियां खर्च बचाने में लगी थीं, वहीं माल्या यात्रियों को लग्जरी दे रहे थे, फ्री फूड, एंटरटेनमेंट और खूबसूरत होस्टेसेस। हर सीट पर लिखा होता था फ्लाई द गुड टाइम्स। और सच में उस वक्त किंगफिशर में उड़ान भरना अपने आप में एक स्टेटस सिंबल बन गया था। माल्या का सपना था कि भारत में लोग एयर ट्रैवल को सिर्फ सफर नहीं, बल्कि अनुभव समझें। उन्होंने अपने प्लेनों को मॉडर्न बनाया, सर्विस बेहतरीन की और सब कुछ रॉयल टच में रखा। शुरुआत में सब कुछ शानदार था। किंगफिशर एयरलाइंस को बेस्ट न्यू एयरलाइन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला। विजय माल्या को शोहरत बहुत जल्दी मिल गई थी। लोग उन्हें भारत का रिचर्ड ब्रैसन कहने लगे थे। लेकिन यह भी सच है कि सफलता के साथ उनका खर्च भी बढ़ने लगा। उन्होंने एयरलाइंस को इतना शानदार बना दिया कि खर्च कमाना मुश्किल हो गया। 2008 में उन्होंने एयर डेक्कन नाम की एक और कंपनी खरीद ली ताकि रूट्स बढ़ सकें और मार्केट शेयर बड़ा हो जाए। लेकिन इस फैसले ने उनका खर्च और बढ़ा दिया। ईंधन की कीमतें बढ़ीं, टैक्स का बोझ आया और एयरलाइंस के घाटे में डूबने की शुरुआत हुई। किंगफिशर एयरलाइंस को चलाने के लिए विजय माल्या ने कई बैंकों से लोन लेना शुरू किया। वो भरोसेमंद बिजनेसमैन थे, इसलिए बैंक भी लोन देते गए। कुल मिलाकर लगभग 9,000 करोड़ रुपए तक का कर्ज चढ़ गया। लेकिन माल्या को भरोसा था कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा।
2009 तक किंगफिशर एयरलाइंस की हालत कमजोर पड़ने लगी थी। कर्ज बढ़ रहा था, खर्च बढ़ रहा था और मुनाफा कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। कर्मचारियों को सैलरी मिलने में देरी होने लगी। लेकिन मल्ल्या अब भी अपनी लग्जरी लाइफ से पीछे नहीं हटे। पार्टीज, प्राइवेट जेट्स और ब्रांड शो अभी भी चलते रहे। कई लोगों का मानना है कि अगर विजय मल्ल्या उस समय अपनी लाइफस्टाइल पर काबू रखते और बिजनेस को सादगी से चलाते तो शायद किंगफिशर एयरलाइंस आज भी उड़ान भर रही होती। किंगफिशर एयरलाइंस के झंडे पर लाल रंग था, लेकिन अब वही लाल रंग घाटे का प्रतीक बन चुका था। विजय मल्ल्या को पता नहीं था कि आने वाला वक्त उनकी पूरी जिंदगी बदल देगा। उनकी शोहरत, उनका साम्राज्य और उनका नाम सब कुछ अब खतरे में था। कभी जिसे लोग किंग ऑफ गुड टाइम्स कहते थे, अब उसी के बैड टाइम्स की शुरुआत हो चुकी थी। विजय मल्ल्या का साम्राज्य जितनी तेजी से उठा था, अब उसी गति से नीचे गिरने लगा था। किंगफिशर एयरलाइंस, जो कभी भारतीय आसमान में लग्जरी की उड़ान थी, अब जमीन पर रुक चुकी थी। लेकिन यह सब अचानक नहीं हुआ। इस गिरावट के पीछे छिपी थी गलत फैसलों की एक लंबी कहानी। शुरुआत में किंगफिशर एयरलाइंस का सफर शानदार था। लोग कहते थे किंगफिशर में सफर करना मतलब रॉयल लाइफ जीना। लेकिन विजय मल्ल्या ने इस एयरलाइन को जितना लग्जरी बनाया, उतना ही महंगा भी। उनका मानना था कि अगर सर्विस बेहतरीन होगी तो लोग टिकट के लिए ज्यादा पैसे देंगे। लेकिन भारत जैसे देश में जहां लोग सस्ता टिकट ढूंढते हैं, वहां यह सोच टिक नहीं पाई। फ्यूल की कीमतें लगातार बढ़ रही थीं। सरकार ने टैक्स बढ़ा दिए थे और ऊपर से एयरलाइंस को मेंटेन करने का खर्च भी बहुत था। धीरे धीरे कंपनी घाटे में जाने लगी। 2008 आते आते स्थिति इतनी खराब हो गई कि मल्ल्या ने एयर डेक्कन को खरीद लिया। उन्हें लगा कि इससे कस्टमर बढ़ेंगे और बिजनेस संभल जाएगा। लेकिन हुआ उल्टा। एयर डेक्कन एक लो कॉस्ट एयरलाइन थी और किंगफिशर लग्जरी। दोनों का मॉडल अलग था और उन्हें मिलाने में कंपनी की हालत और बिगड़ गई। किंगफिशर एयरलाइंस को चलाने के लिए विजय मल्ल्या ने कई बैंकों से लोन लिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, IDBI बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और कई अन्य बैंकों ने उन्हें करोड़ों रुपए का कर्ज दिया। कुल मिलाकर करीब 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन उन्होंने लिया। शुरुआत में बैंक भी भरोसा करते थे। आखिर विजय मल्ल्या कोई छोटा नाम नहीं था। उनके पास कई कंपनियां थीं, विदेशों में भी निवेश था और उनका ब्रांड भारत में बहुत बड़ा था। लेकिन जैसे जैसे कंपनी डूबती गई, मल्ल्या का ध्यान बिजनेस से हटकर शो नफ में ज्यादा लगने लगा। 2011 तक किंगफिशर एयरलाइंस पूरी तरह मुश्किल में आ चुकी थी। कई महीनों तक कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली। पायलट्स और स्टाफ ने प्रदर्शन शुरू कर दिए। लोगों ने सोशल मीडिया पर विजय मल्ल्या को ट्रोल करना शुरू कर दिया। किसी ने लिखा, किंगफिशर तो बंद हो गई, पर मालिक की पार्टी अब भी जारी है। लोगों को लगने लगा कि मल्ल्या सिर्फ दिखावा करते हैं। वो जनता के पैसे से अपनी आलीशान लाइफ जी रहे हैं। उधर बैंक लगातार दबाव डाल रहे थे कि कर्ज वापस करो। लेकिन मल्ल्या कहते थे, मेरा बिजनेस रिवाइव होगा, थोड़ा वक्त दो। समस्या यह थी कि उनका वक्त तो खत्म हो चुका था। 2012 में किंगफिशर एयरलाइंस का लाइसेंस DGCA, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ने सस्पेंड कर दिया। अब एयरलाइन आधिकारिक तौर पर बंद हो गई। बैंक परेशान थे, कर्मचारी बेरोजगार और विजय मल्ल्या पर उंगलियां उठने लगीं। फिर जांच एजेंसियां भी सामने आईं। CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और ED, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, दोनों ने विजय मल्ल्या के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और बैंक फ्रॉड के केस दर्ज किए। उन पर आरोप था कि उन्होंने बैंकों से जो लोन लिया वो एयरलाइंस में लगाने की बजाय दूसरी कंपनियों और अपने निजी खर्चों में इस्तेमाल किया। जांच में यह भी सामने आया कि मल्ल्या ने कुछ लोन की रकम विदेशी खातों में ट्रांसफर की थी। अब मामला सिर्फ बिजनेस का नहीं, बल्कि घोटाले का बन चुका था। 2016 तक हालात इतने खराब हो चुके थे कि विजय मल्ल्या ने भारत छोड़ने की तैयारी शुरू कर दी। CBI और ED की जांच तेज हो रही थी। कोर्ट में केस चल रहे थे और संसद में भी उनका नाम लिया जाने लगा था। 2 मार्च 2016 को विजय मल्ल्या लंदन भाग गए। उसी दिन बाद में बैंकों ने महसूस किया कि उन्होंने 9,000 करोड़ रुपए के कर्जदार को खो दिया है। भारत सरकार ने तुरंत उनका पासपोर्ट रद्द किया और उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। लंदन पहुंचने के बाद विजय मल्ल्या ने दावा किया कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। उनका कहना था, मैंने किसी का पैसा नहीं खाया, बस बिजनेस फेल हो गया। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी संपत्ति से बैंकों को उनका पैसा मिल सकता है, लेकिन उन्हें पॉलिटिकल टारगेट बनाया जा रहा है।
भारत सरकार ने यूके सरकार से माल्या को वापस लाने की मांग की। 2017 में ब्रिटेन में उनके खिलाफ एक्स्ट्राडिशन केस शुरू हुआ। 2018 में यूके कोर्ट ने फैसला दिया कि माल्या को भारत भेजा जा सकता है, लेकिन उन्होंने उस फैसले के खिलाफ अपील कर दी। कानूनी प्रक्रियाओं में देरी होती रही। विजय माल्या ने यूके में ह्यूमन राइट्स का हवाला देकर खुद को बचाने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने कई बार कहा कि वो भारत आने को तैयार हैं, अगर उन्हें फेयर ट्रायल का भरोसा दिया जाए। भारत सरकार और बैंकों ने विजय माल्या की संपत्तियां जब्त करना शुरू कर दिया। उनकी कई प्रॉपर्टीज, कारें और शेयरों को नीलाम किया गया। समय के साथ करीब 13,000 करोड़ रुपए की संपत्ति वापस हासिल की गई, जो कि उनके कर्ज से ज्यादा थी, क्योंकि उस पर ब्याज और जुर्माना जुड़ गया था। लेकिन फिर भी मामला खत्म नहीं हुआ। माल्या अब भी लंदन में रह रहे हैं, कोर्ट केस अब भी चल रहे हैं और भारत उन्हें वापस लाने की कोशिश में है। भारत के लोगों की नजर में विजय माल्या अब बदमाश बिजनेसमैन बन गए। एक समय जो आदमी लाखों युवाओं के लिए आइकन था, वो अब घोटालेबाज कहा जाने लगा। लेकिन कुछ लोग आज भी मानते हैं कि माल्या ने जितना बिजनेस इंडिया को दिया, उतना किसी ने नहीं दिया। उनका कहना है कि वो एक सपने देखने वाला आदमी था, लेकिन वक्त ने उसका साथ छोड़ दिया। 2 मार्च 2016 को जब विजय माल्या भारत से लंदन पहुंचे, तो उन्होंने सोचा था कि कुछ महीनों में सब शांत हो जाएगा, वो फिर से अपने पुराने बिजनेस में लग जाएंगे। लेकिन यह सफर उनके लिए गुड टाइम्स नहीं, बल्कि लॉनी टाइम्स साबित हुआ। लंदन पहुंचने के बाद उन्होंने वहीं पर एक आलीशान बंगला लिया, जहां वो आज भी रहते हैं। मीडिया ने जब उनसे सवाल पूछा कि आप देश छोड़कर क्यों भागे, तो उन्होंने कहा, मैं भागा नहीं हूं, मैं बस बिजनेस मीटिंग के लिए आया हूं। लेकिन धीरे धीरे सच्चाई सबके सामने आ गई। भारत सरकार ने उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग, बैंक फ्रॉड और धोखाधड़ी के केस दर्ज कर दिए थे। सीबीआई और ईडी ने कई सबूत जमा किए और उन्हें विलफुल डिफॉल्टर, यानी जानबूझकर कर्ज न लौटाने वाला व्यक्ति घोषित कर दिया गया। माल्या ने कोर्ट में अपने वकीलों के जरिए यह दावा किया कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया। उनका कहना था कि मैंने कर्ज लिया, लेकिन वो पैसा बिजनेस में ही लगाया। अगर बिजनेस फेल हो गया तो इसमें मेरी मंशा गलत नहीं थी। लेकिन भारत के बैंक और जांच एजेंसियां ये साबित करने में लगी थीं कि माल्या ने लोन की रकम का बड़ा हिस्सा अपने विदेशी खातों, यॉट्स और प्राइवेट खर्चों में उड़ाया। विजय माल्या के केस की सुनवाई ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट में हुई। कई बार उन्होंने कहा कि वो भारत आने को तैयार हैं, बस उन्हें फेयर ट्रायल का भरोसा दिया जाए। 2018 में कोर्ट ने फैसला दिया कि माल्या को भारत भेजा जा सकता है, लेकिन उन्होंने तुरंत अपील कर दी। उन्होंने ब्रिटेन की हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ लिया। हर बार सुनवाई में नई तारीखें, नए वकील, नए तर्क। कह सकते हैं कि विजय माल्या ने अपने पैसे और कानूनी दावों से अब तक खुद को ब्रिटेन में रोक कर रखा है। वो कहते हैं कि वो अब ब्रिटिश नागरिक हैं और भारत उन्हें राजनीतिक कारणों से टारगेट कर रहा है। विजय माल्या आज भी लंदन में एक शानदार बंगले में रहते हैं। उसका नाम है लेडी वॉक, जो लगभग 100 करोड़ रुपए की कीमत का बताया जाता है। वो वहां अपने परिवार के साथ रहते हैं, कभी कभी दोस्तों के साथ छोटी पार्टीज भी करते हैं। मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक वो पहले जैसी शानो शौकत भले न दिखाते हों, पर अब भी उनके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है। वो सोशल मीडिया पर कभी कभी बयान देते हैं, मैंने किसी का पैसा नहीं खाया, मैं भारत लौटने को तैयार हूं, बस न्याय चाहिए। लेकिन अब भारत सरकार और जनता दोनों का भरोसा उनसे उठ चुका है। भारत सरकार ने विजय माल्या की संपत्तियां जब्त करनी शुरू कर दी। उनके कई घर, गाड़ियां और शेयर नीलाम किए गए। किंगफिशर हाउस मुंबई में उनका मुख्यालय तक बेच दिया गया। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दावा किया कि करीब 13,000 करोड़ रुपए की संपत्ति वसूल की जा चुकी है, जो कि बैंकों के 9,000 करोड़ के कर्ज से ज्यादा है। हालांकि माल्या कहते हैं कि अगर सरकार उनकी बाकी संपत्तियां बेच दे तो वो सारे बैंकों का पैसा चुका सकते हैं। फिर भी कोर्ट केस और ब्यूरोक्रेसी के चलते यह प्रक्रिया आज तक पूरी नहीं हो पाई है। किंगफिशर एयरलाइंस तो पहले ही बंद हो चुकी थी। उनकी शराब वाली कंपनी यूनाइटेड ब्रूअरीज अब हाइनिकन ग्रुप के पास चली गई। आरसीबी टीम आईपीएल में का नियंत्रण भी उनसे चला गया। यानी एक वक्त का बिजनेस किंग अब सिर्फ एक नाम भर रह गया। उनका सपना था हर भारतीय को लग्जरी लाइफ का अनुभव देना,
लेकिन वो सपना उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुआ। कभी जो आदमी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा था, अब वो फाइनेंशियल क्राइम का चेहरा बन चुका है। विजय मल्ल्या की कहानी सिर्फ पैसे की नहीं, बल्कि घमंड और गलत फैसलों की कहानी है। उन्होंने हमेशा बड़े सपने देखे, लेकिन अपने पैरों के नीचे की जमीन देखना भूल गए। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर मल्ल्या ने बिजनेस को सादगी से चलाया होता तो किंगफिशर एयरलाइंस आज भी उड़ान भर रही होती। लेकिन उन्होंने शोहरत और दिखावे के पीछे अपना साम्राज्य ही खो दिया। विजय मल्ल्या ने एक बार कहा था, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सजा दो, लेकिन मुझे भगोड़ा मत कहो। उनकी यह बात आज भी कई लोगों के मन में सवाल छोड़ती है। क्या वो सच में दोषी थे, या फिर भारत का सिस्टम इतना कमजोर था कि एक समय का बिजनेस आइकन इस हालत में पहुंच गया? जो भी हो, हकीकत यही है, उनकी कहानी अब चेतावनी बन चुकी है हर बिजनेसमैन के लिए। विजय माल्या की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, बिजनेस में शोहरत से ज्यादा जरूरी है ईमानदारी। पैसा, नाम, पहचान सब मिल सकता है, लेकिन भरोसा टूटे तो सब खत्म। कर्ज लेना आसान है, लौटाना मुश्किल। बैंकों से लोन लेना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन जब उसे लौटाने की नीयत खत्म हो जाए, तब वही कर्ज पाप बन जाता है। सफलता में विनम्रता जरूरी है। विजय मल्ल्या ने अपने गुड टाइम्स में सब कुछ दिखाया, पर जब बुरे दिन आए तो कोई साथ नहीं रहा। विजय मल्ल्या की कहानी एक फिल्म जैसी है, जिसमें सब कुछ है, ग्लैमर, पैसा, एम्बिशन और एक ट्रेजिक एंड। एक वक्त था जब लोग कहते थे, जहां मल्ल्या है वहां पार्टी है। आज वही लोग कहते हैं, जहां लालच है वहां बर्बादी है। विजय मल्ल्या आज भी लंदन में हैं। भारत उन्हें वापस लाने की कोशिश कर रहा है। उनका नाम अब इतिहास में उस आदमी के रूप में दर्ज है जिसने गुड टाइम्स से बैड टाइम्स तक का सफर खुद बनाया। सबसे बड़ी सबक, जिंदगी ने सिखाया कि हर ऊंचाई पर ठहरना नहीं और हर गिरावट पर रुकना नहीं।